तब इसका एक सबसीक्वेंस मिल जाएगी विच विल कन्वर्ट टू 0, ये भी कन्वर्ट कर जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉन ट्रिवियल केस कब होगा, जबकि एक्स एन जो है ओनली फाइनाइटली मैनी एक्स एन आर 0, बाकी सब के सब नॉन जीरो है, बाकी सब के सब नॉन जीरो हैं। तो आप क्या कीजिए कि वो नॉन जीरो जो टर्म्स हैं इस सीक्वेंस के, जो नॉन जीरो टर्म्स हैं, आई डोंट नो व्हाई इट इज क्यों नहीं काम कर रहा ठीक से, ओके बहुत स्लो कर रहा है काम। सो ओके, सो मान लीजिए कि इट हैज ओनली फाइनाइटली मेनी टर्म्स विच आर 0, तो मेजॉरिटी जो है वो नॉन जीरो है। तो हमको जो नॉन जीरो टर्म्स हैं इसके, या इसकी सबसीक्वेंस ले लीजिए जिसके सारे टर्म्स नॉन जीरो होंगे, उसी को शायद नाम दे दिया था। सो दिस इज द सबसीक्वेंस ऑफ दिस थिंग विच whose each term is not zero, whose each term is not zero, right? तो हमने क्योंकि each term is non-zero, यानी non-zero means कि उसका नॉन भी नॉन जीरो हो जाएगा। तो नाउ वी पुट yn dash to be equal to yn by this। ओहो, अच्छा ये हमारा पहले से था, ये लिया हमने लिया। तो नॉर्म ऑफ दिस थिंग इज गोइंग टू बी नॉर्म ऑफ दिस थिंग डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ दिस थिंग, तो 1 हो जाएगा। दैट मीन्स इन सब का नॉर्म 1 हो गया। तो अगर सब का नॉर्म 1 हो गया तो ये सब के सब जो है ये S के एलिमेंट्स हो जाएंगे। सो दिस सीक्वेंस नाउ इज अ सीक्वेंस इन S, ठीक है, दिस सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस इन S। इतना तो हम कल कर ही चुके थे। नाउ यू सी दैट ओके, सो नाउ हम दिखाना चाहते हैं कि ये सीक्वेंस जो है एस के अंदर ये कोशी सीक्वेंस है। तो हम इसको एस्टिमेट करते हैं व्हाट इज वाई एम डैश माइनस वाई एन डैश, और फिर से कंक्लूड करेंगे कि दे आर गेटिंग आर्बिट्रेरी क्लोज टू ईच अदर एज फॉलोज। तो वाई एम डैश माइनस वाई एन डैश बराबर इसके हुआ, राइट, तो ये बराबर इसके हुआ। सो नाउ वी कैन स्टार्ट अफ्रेश, राइट। तो ये इसके बराबर हुआ, एंड दिस आई कैन राइट एज वाई एन बाई वाई एम प्लस वाई एन बाई, हमने क्या किया कि इसको जोड़ भी दिया घटा भी दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, एंड देन माइनस वाई एन बाई दिस थिंग, ये मिल जाएगा हमको, राइट। एंड देन आई विल ग्रुप देम टुगेदर, इनको एक साथ लिख देंगे, इनको एक साथ लिख देंगे, राइट। जब इनको एक साथ लिखेंगे तो इनका डिनोमिनेटर कॉमन दिखाई पड़ रहा है आपको, इनका डिनोमिनेटर कॉमन दिखाई पड़ रहा है। सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस थिंग, वाई एम माइनस वाई एन, नीचे आपका हो जाएगा वाई एम, और यहाँ भी वाई एन है, यहाँ भी वाई एन है। सो नहीं, इसको वैसे लिखेंगे, आई एम सॉरी, इसको वैसे लिखेंगे, प्लस वाई एन, और ये हो जाएगा आपका वाई एन माइनस वाई एम बाई वाई एम into yn. You will get something like this thing. You will get something like this. You will get something like this, right? So you will get something like this, and then what we shall do is, using the property of norm, this is less than or equal to, एक दो steps और होंगे, this is less than or equal to, ultimately
1 upon this thing, then ym minus yn plus इसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका yn माइनस ym by ym yn, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, राइट, एंड दिस इन टर्न इज लेस देन, this in term is less than, this is going to be less than, ultimately this is going to be less than, ultimately ये this is going to be less than norm of yn minus ym, और absolute value लीजिएगा तो I can write it as ym minus yn, तो this will be added with this thing, so ultimately this is going to be less than 2 by ym into ym minus yn, right? Now you see कि ऊपर ये लिखा होगा कहीं पे दिस, कहाँ लिखा हुआ है, ये एक्शन जो थी, एक्शन वॉज ए कोशी सीक्वेंस इन एन, ठीक है, दिस इज कोशी सीक्वेंस इन एन, और यहां पर आपको ये जो yn मिला आपको, ये वाला, राइट, तो ये कोशी सीक्वेंस थी, इसी के सब सीक्वेंस, ये भी कोशी सीक्वेंस है, राइट, सो सिंस दिस इज ए कोशी सीक्वेंस, इसका मतलब कि दिस माइनस yn will tend to 0 as nm will tend to infinity, और अल्टीमेटली हम यहां पे लिख देते हैं, ये वाला टर्म यहां ले आते हैं, ये तो सब जगह था ही, दिस थिंग इज लेस देन दिस थिंग विच इज लेस देन दिस थिंग, सो अल्टीमेटली इसको हम यहां ले आते, यहां लिख देते हैं, तो याद रहेगा आपको, हमने दिखाया कि ym dash minus yn dash, this thing is going to be less than this thing. So this thing is tending to 0 by virtue of the fact that this is a Cauchy sequence, और ये सभी छोटा है, ये सभी छोटा है, इसका मतलब observe that since this is a Cauchy sequence, this comes this thing, consequently this thing लेफ्ट हैंड साइड जो कि और भी छोटा है वो भी टेंड करेगा 0, कॉन्सिक्वेंटली ym डैश माइनस yn डैश, ये m है, दिस थिंग ऑल्सो टेंड्स टू 0 एज nm टेंड टू इंफिनिटी, सो thus ये जो सीक्वेंस मिली थी हमको, yn डैश इज a Cauchy sequence, this is a Cauchy sequence, और ये सीक्वेंस है कहां पर है, yn dash is sequence in this thing, ये चीज इंपॉर्टेंट है, दिस इज a Cauchy sequence where in S, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज a Cauchy sequence in S, राइट, S कंप्लीट दिया हुआ है, क्योंकि S कंप्लीट दिया हुआ है, सो इस लाइन के ऊपर का तो आप ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले चुके थे, सो दिस इज इन एस,
which is complete. So every Cauchy sequence in S must converge. Therefore, there exists some element in S such that yn dash converges to this y. Hence, y dash की शक्ल क्या थी? Y dash कहीं लिखा होगा, this thing. yn dash कहाँ गया? ये था yn dash. Hence, yn by norm of yn converges to y, right? तो आप यहां तक पहुंचे, right? This thing is going to converge to y. Now since ym minus yn this thing is less than ym minus yn, and because this thing converges to 0 as mn tend to infinity, this minus yn, this tends to 0 as nm tend to infinity. तो यहां पर एक चीज आप नोट कीजिए, आई कैन स्टिल गो लिटिल, नहीं ये कल तक का था, राइट? आई कैन सी दैट ये जो एलिमेंट्स हैं, जब आप नॉर्म लेते हैं, नॉर्म लेने के बाद आप पहुंच गए आर के अंदर, this belongs to R, this belongs to R. So you see that, right? Now, note that this is a sequence in the set of real numbers, and because of this thing, and is in fact a Cauchy sequence in view of star, और चूंकि this is complete, so every Cauchy sequence in this thing converges. So since this is complete, this sequence of real numbers in R converges to some element of R, right? So you can see from here, from this part, अगर इसको बोल देते हैं, मान लीजिए डबल स्टार, therefore from double star we will conclude that yn will converge to, ये तो पूरा इस पे कन्वर्ज करना था, लेकिन this thing is converging to t, so this is going to converge to ty, right? So thus this sequence
is convergent, right? So just one more line. Okay, so this sequence is convergent. तो आप याद कीजिए कि ये था क्या, ये जो हमारी ओरिजिनल सीक्वेंस थी xn, उसकी एक सब सीक्वेंस थी. हमने मान लिया था कि सीक्वेंस xn के अंदर केवल फाइनाइटली मेनी टर्म्स नॉन जीरो हैं. तो नॉन जीरो टर्म्स जो थे xn के अंदर, उससे जो सीक्वेंस मिली उसका नाम दे दिया था yn. सो दिस एक्चुअली इज ए सब सीक्वेंस ऑफ xn. तो अगर कोशी सीक्वेंस की कोई सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो वो कोशी सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी. सो देयरफॉर, सो hence this sequence is also convergent. यही चाहिए था. So therefore n is complete. एक मिनट हम आपको पूरा सा फिर से दिखा दें, एक तो आपके दिमाग में पिक्चर बैठ जाएगी, एंड देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. तो हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि एस इज कंप्लीट, फिर हमने ये एक सीक्वेंस कोशिश सीक्वेंस, हमारा मकसद दिखाना है कि दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. और इसी सीक्वेंस की ये एक सब सीक्वेंस थी, ये सब सीक्वेंस थी, ये सब सीक्वेंस थी. तो इस कोशिश सीक्वेंस की ये सब सीक्वेंस अभी अभी आपने देखा कि ये निकल के आ गया कि दैट दिस थिंग इज कन्वर्जेंट. तो अगर किसी कोशिश सीक्वेंस की कोई आर के अंदर किसी कोशिश सीक्वेंस की कोई सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब कि वो कोशिश सीक्वेंस ओरिजिनल वाली भी कन्वर्जेंट होगी. सो दैट इज व्हाई xn इज कन्वर्जेंट. देयरफॉर एवरी कोशिश सीक्वेंस इन n इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर n इज कंप्लीट. सो दिस कंप्लीट द प्रूफ. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इस लाइन के ऊपर का स्क्रीनशॉट आप कल ले चुके थे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. हो गया? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now I'll start a new page. आज हमारा सिस्टम लगता है स्लो है. Okay. Okay, so now the next thing is, let M be a closed subspace of a non-linear space N. Then n by m, यानी कि quotient of this vector space is also a non-linear space under the norm defined as, इसका कोई भी एलिमेंट लीजिए, कैसा एलिमेंट होगा? कोसेट होगा. मान लीजिए इसकी शक्ल ऐसी है, तो बाय डेफिनेशन इसका नॉर्म हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज द इन्फिमम ऑफ द नॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म. इसके जो एलिमेंट्स हैं x प्लस m, वेयर m बिलोंग्स टू m. तो पहली चीज ये प्रूव करनी है. नेक्स्ट चीज जो कि ज्यादा जरूरी है, फर्दर if n is complete, then n by m is also complete. Proof. ठीक है, तो पहली चीज तो हम दिखाएंगे. ओके, फर्स्ट
we need to verify that the norm as defined in star is actually a norm on n by m. यानी कि तीन प्रॉपर्टीज क्या है? Norm is always greater than equal to 0, and if norm of some element is 0, that element should be equal to 0 and conversely. ठीक है? And norm of the addition of two elements is less than the norms of their individual sum of their individual norms. दूसरा क्या है? Alpha into norm of some element, alpha x का norm is equal to mod of alpha into norm of that element. ये सब तीनों कंडीशन डिफाइन देखनी पड़ेगी. ठीक है, देखनी पड़ेगी. तो इसमें सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए कि ठीक है, पहली चीज तो ये है कि ये जो आपने लिया, ओके, सो ठीक है, एक चीज और देख लीजिए, एन हमारा नॉर्म स्पेस है ना. अमूमन एन के अंदर एन के ऊपर एक नॉर्म डिफाइंड है. ठीक है, हम एन बाई एम पे भी एक नॉर्म डिफाइन कर रहे हैं, ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, राइट. तो इत्तेफाक से दोनों जगह पर हमने एक ही नॉर्म का नोटेशन लिया है. ये इसको भी ऐसे लिया, इसको, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है. क्योंकि इसके एलिमेंट्स कुछ हैं, इसके एलिमेंट्स लेफ्ट कोसेट्स हैं और इसके एलिमेंट्स एन के एलिमेंट्स हैं. इसके बावजूद भी हम लोग बॉदर नहीं करते, वही नोटेशन इस्तेमाल कर लेते हैं. इसलिए क्लियर हो जाएगा कि अगर इन पैरेलल लाइंस के बीच में जो एलिमेंट इसका होगा तो इसका मतलब ये नॉर्म इसका है, और अगर इन पैरेलल लाइंस के बीच में एन का एलिमेंट्स होगा इसका मतलब एन का नॉर्म है. तो यहाँ पर ये एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है? एन का एलिमेंट है. क्योंकि आपको मालूम है कि इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? एन बाई एम के एलिमेंट्स क्या होते हैं? सॉरी, एन बाई एलिमेंट्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऑल डिस्टिंक्ट, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट या राइट कोसेट, जो भी ले लें, लेफ्ट कोसेट्स. और लेफ्ट कोसेट्स कैसे देखने में होते हैं? ऐसे होते हैं. और इनकी परिभाषा क्या होती है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ, ये सब आपने पढ़ा हुआ है ग्रुप थ्योरी से, राइट. ये चीज है, ये आपके पास पिक्चर है. तो यहां पर ये जो एलिमेंट है, एक्स इसको बिलोंग कर रहा है. एक्स बिलोंग कर रहा है किसको? एक्स बिलोंग कर रहा है एन को. और एम बिलोंग कर रहा है एम को. एम एन का सबसेट है, सब स्पेस है. तो यानी कि एक्स और एम दोनों एन के एलिमेंट्स हो गए. चूंकि एन वेक्टर स्पेस है, उनका सम भी एन में रहेगा. इसका मतलब ये एलिमेंट हो जाएगा एन का एलिमेंट हो जाएगा. तो ये जो एलिमेंट है किसका एलिमेंट है? ये कैपिटल एन का एलिमेंट्स है. और ये किसका एलिमेंट है? एन बाई एम का. तो अगर इन दो पैरेलल एरोज के लाइंस के बीच में अगर इसका एलिमेंट, इसका मतलब ये नॉर्म है ऑन दिस थिंग, और इनके बीच में अगर एन का एलिमेंट है, जैसा कि यहाँ पर हो जाएगा नॉर्म इन एन. तो अगर हम अलग नोटेशन नहीं भी इस्तेमाल करते तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, हमको इसी से मिल जाएगा संकेत कि उनके बीच में किसका एलिमेंट लिखा हुआ है, राइट. सो पहली चीज तो ये है. सो सिंस this plus m is greater than 0 for every x in x, for every x तो कुछ है ही नहीं, m है, m. ये तुम्हारा n है और ये हमारा n है. ठीक है, तो चूंकि ये नॉर्म किस पे है? यूआर नॉर्म किसका है? इसका नॉर्म है. तो नॉर्म की परिभाषा के साथ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ का जो हर एलिमेंट है, हर जो रियल नंबर है वो पॉजिटिव है. ये पॉजिटिव है. तो ये हम किस चीज का सेट ले रहे हैं? हम ये सेट, दिस इज सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर. दिस इज सेट ऑफ, लेट अस से, नॉन जीरो पॉजिटिव रियल नंबर्स, राइट. एंड दिस इज बाउंडेड बिलो बाय
what? By 0. Therefore, the set on the right hand side of star is bounded below by 0, क्योंकि सब के सब तो पॉजिटिव है, 0 से कम कुछ नहीं होगा. आपको मालूम है रियल लाइन के अंदर इफ ए सेट इज बाउंडेड बिलो देन इट्स इन्फिमम या लीस्ट अपर greatest lower bound will exist, so infimum will exist. So therefore the indicated infimum exist. पहली चीज ये हो गई कि ये सब कुछ मीनिंगफुल है, ये कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, तो इसलिए मीनिंगफुल है कि वी आर पुटिंग दिस थिंग इक्वल टू समथिंग विच इज मीनिंगफुल. अब हम क्या देखना है? सिंस each x plus m is greater than 0, therefore their infimum of x plus m such that m belongs to m is also greater than 0. नेगेटिव नहीं हो सकता है. तो पहली कंडीशन क्या थी कि नॉर्म ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी पॉजिटिव. सो therefore x plus m is greater than equal to 0 for every x in n. तो पहली कंडीशन तो हो गई. दूसरी क्या दिखाना है कि नॉर्म ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ दिस एलिमेंट इज इक्वल टू 0. तो मान लीजिए next let this okay, suppose this thing is equal to 0, right? If this thing is equal to 0 तो क्या दिखाना है? Then we wish to show that x plus m is equal to 0. 0 किसका? इसका 0. तो क्वेश्चन सेट में 0 क्या होगा? दिस इज इक्वल टू m. The 0 of, तो आप ध्यान रखिए क्या दिखाना है हमको. दिखाना है कि अगर ये अगर 0 है तो ये एलिमेंट 0 है, यानी कि x plus m is equal to m. So keep this in mind that we want to show that this thing is equal to 0, right? So now तो अगर ये 0 हो गया then this means this infimum is 0. This means infimum of x plus m belonging to m, this thing is equal to 0. So this thing is equal to 0, right? So this means hence infimum 0 है. Remember they are all real numbers. Hence there exists a sequence in M, say MK, such that the norm of सीक्वेंस मतलब x plus m1, x plus m2, x, तो इन सब को नॉर्म लीजिएगा तो दिस इज गोइंग टू कन्वर्ज टू 0, राइट? In the sense that the metric induced by this norm
D ये ऐसे लिख देते हैं, इन द सेंस दैट, एक और लाइन लिख देते हैं चलिए टू मेक इट क्लियर, in the sense that limit of these numbers m plus mk as k tends to infinity is equal to 0, right? That means I can rewrite this thing as अगर इससे जो इंड्यूस मीट्रिक D है, then D of mk comma minus x tends to 0 as k tends to, देखिए ये क्या हो जाए, आपको याद होगा कि हमारा मीट्रिक कैसे डिफाइंड थी, दिस वाज डिफाइंड एज नॉर्म ऑफ x माइनस y। तो जब हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू नॉर्म ऑफ mk माइनस x, सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू प्लस mk, वही चीज हो जाएगी। सो दिस थिंग इज गोइंग टू बी दिस थिंग, राइट? सो दिस शोज this sequence is going to converge to minus x. अब ये सीक्वेंस क्या है, राइट? नोट दैट, कहीं लिखा होगा sequence in M. Note that this is a sequence in M, and because कहीं लिखा होगा M is closed, it is equal to this thing. This thing is equal to this thing. तो इसका मतलब कि ये जो mk जो है सब m के एलिमेंट्स हैं, right? So this minus x is going to be a limit point of m, and because m is equal to m closure, so limit point has got to belong to m, right? So whereby minus x should belong to m, and so because m is a subspace of a vector space n, तो m is closed under scalar multiplication, यानी कि अगर आप माइनस x को स्केलर -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो कि x मिलेगा, वो भी बिलोंग करेगा m को। Are you following? Right. Because m is a subspace of a vector space, तो m के एलिमेंट्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप m के बाहर नहीं जा सकते, you will still remain within n. So x is going to belong to m. Now what is the consequence of this thing? The consequence of this thing is कि ये जो हम यहाँ लिख रहे थे यहाँ पर, अगर x प्लस m 0 हुआ, अगर x प्लस m का नॉर्म 0 हुआ, तो सारांश ये हुआ कि हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे that x belongs to m. But now you know that, therefore ये लिख सकते हैं, therefore x plus m, अगर x m में हो गया तो this is equal to m. तो क्या निकल के आ गया कि अगर x plus m का नॉर्म 0 है, तो x plus m is equal to the 0 of n by m, which is m. तो एक पार्ट तो हो गया कि अगर x plus m 0 है, तो x plus m is equal to the 0 element of n by m. कन्वर्स, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। ओके सो
let x plus m be equal to the zero element of n by m, that is equal to m, that is equal to n. Then x is going to belong to m. But then अगर ऐसा x हो और अगर आपको तब x प्लस m का नॉर्म निकालना हो जो अपनी परिभाषा के हिसाब से ये है, राइट, ये आपका x प्लस m है, राइट। तो अगर ये हो जाएगा तो x m में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें ये जो m है ये m पे वेरी कर रहा है। तो अगर x इसमें है तो माइनस x भी तो इसमें है। तो यहां पर जब आप m के डिफरेंट वैल्यूज दीजिएगा तो एक बार m को बराबर माइनस s पे रखना पड़ेगा। तो जो ही आपने x बराबर माइनस m के रखा, m बराबर माइनस ये जीरो हो जाएगा। और ये जो है दिस इज नॉर्म इन n, वो पहले से नॉर्म है, उसके बारे में कोई शंका नहीं है, ये तो नॉर्म n का है। आपको मालूम है कि नॉर्म ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, सो दैट मीन दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो, राइट। इसकी आ जाएगी m के, आप तो इन्फिमम ले रहे हैं तो इन्फिमम में जिन एलिमेंट्स का ले उनमें एक एलिमेंट जीरो भी आ जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू इक्वल टू जीरो, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो। सो देयरफॉर हमने ये वेरीफाई कर लिया कि दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ x plus m is equal to the zero element of n by m। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये हो गई। अब क्या बचा है, ये बचा है, दो बची हैं। नेक्स्ट, अगर आपने दो एलिमेंट्स लिए, एक लिया मान लीजिए आपने x प्लस m n बाई m का एलिमेंट, और दूसरा लिया मान लीजिए आपने y बाई m, तो हमको दिखाना है दिस थिंग इज लेस देन द नॉर्म ऑफ x प्लस m प्लस द नॉर्म ऑफ y प्लस m। बट देन बिफोर वी arrive at that conclusion, we see that this thing is equal to norm of x plus y plus m, right, which is equal to by the definition of this norm, infimum of all elements of the form x plus y plus m where m belongs to m, and I can rewrite this thing as infimum of x plus m dash plus y plus m double dash where m and m double dash belong to m। क्यों? हर एलिमेंट m को आई कैन राइट एज सम ऑफ टू एलिमेंट्स, कुछ नहीं मिलेगा तो m को आई कैन राइट एज m प्लस जीरो, क्योंकि m इसका जीरो भी, क्योंकि सब स्पेस जीरो बिलोंग करेगा। तो इन जनरल आप कह सकते हैं गारंटी से कि हम किसी भी एलिमेंट को लिख सकते हैं एज सम ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ m। हमने कहा अगर कुछ नहीं मिले तो यू कैन राइट m एज m प्लस जीरो, लेकिन और भी हो सकता है। सो देयर इज नो लॉस ऑफ जनरलिटी इफ वी स्प्लिट m एज द सम ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ m एज m डैश प्लस m डबल डैश। If I do that, then this thing is going to be less than or equal to infimum of x plus m dash belonging to m plus infimum of y plus m double dash belonging to m, और ये m dash और m double dash तो arbitrary हैं, and this is equal to what? This is equal to I'm sorry कहीं कुछ हमने मिस्टेक कर दी। अच्छा, यहाँ पर हम लिखना भूल गए, यहाँ पर डबल बार था, यहाँ पर ओके
इसको हम बाद में लिख देंगे। ये क्या था आपका, x प्लस वाई प्लस m, ये ऐसे लिखा हुआ था ना, हम ब्रैकेट हटा दिया। तो एक्चुअली हमको ये लिखना भूल गए थे, यहाँ पर ये लगा हुआ था। सो दिस इज एक्चुअली, यहाँ पर भी आपके पास एक ये लगा हुआ है और यहाँ पर भी आपके पास लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। तो दिस इज एक्चुअली दिस, यहाँ पर भी आपके पास ये लगा हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू x प्लस m plus y plus m. So the norm, the sum of these two elements is less than equal to the sum of their norms, right? तो वो भी आपका हो गया। And finally अगर आप x plus m को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका नॉर्म निकालने का प्रयास करते हैं, देन दिस आई कैन राइट एज अल्फा एक्स प्लस एम। दिस आई कैन राइट एज अल्फा एक्स प्लस एम, एंड दिस इज इक्वल टू infimum of अल्फा एक्स प्लस m का नॉर्म वेयर m इज वेरिंग within this, एंड हम ये तो नॉर्म है, ये ऑलरेडी नॉर्म है n का, वो उसके बारे में, वो तो ऑलरेडी नॉर्म है। सो दिस इज अल्फा एक्स प्लस m, so I can always write it as this is equal to alpha infimum of x plus m where सर वॉइस m बहुत स्लो। belong, वॉइस बहुत स्लो है, आई डोंट नो ऐसा क्यों है। अब देखिए, हेलो हाँ सर, अब ठीक। हाँ सर ठीक है अब। ओके, सो इसको इससे मिक्सअप मत कीजिएगा, राइट। सो दिस यू कैन राइट लाइक दिस थिंग, और ये क्या चीज है, दिस थिंग इज इक्वल टू this part is equal to this, this not x plus m, राइट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने कहाँ से शुरू किया था, इसका ले चुके थे कि नहीं, इसके ऊपर का? ओके, इसका स्क्रीनशॉट लिया था कि नहीं आपने? हेलो यस सर। इसका ले चुके थे स्क्रीनशॉट? यस सर। अच्छा, तो यहां से लीजिए, फिर बाकी का इतना बचा इसका ले लीजिए। हो गया? यस सर। ओके, सो नाउ अब क्या पार्ट बचा हुआ है? नाउ वी नीड टू शो दैट अगर n कंप्लीट है तो n बाई n भी कंप्लीट है, राइट। सो नेक्स्ट, लेट n बी कंप्लीट। क्या दिखाना है?
कि n by m is also complete. That means n by m में हर Cauchy sequence convergent है, right? So let us take a Cauchy sequence. Let xl plus m be a Cauchy sequence in n by m, right? So because this is a Cauchy sequence, so you can exploit the fact that it's a Cauchy sequence. That means इस सीक्वेंस की जो टेल है, जो पूंछ है, वहां पर जो इसके एलिमेंट्स हैं, दे आर आर्बिट्ररी क्लोज. सो कीप दैट इन माइंड. सो ऑब्जर्व दैट we can find a subsequence of this sequence. say उसका नाम दे देते हैं, इसकी सबसीक्वेंस है, तो लेट मी राइट इट एज xk plus m such that the distance between two successive elements is as close as you wish. xk plus 1 plus m is less than this thing for every k from 1 to this thing. ये इसलिए because it's a Cauchy sequence, right? It's a Cauchy sequence. Now this means D का मतलब क्या है? The metric induced on n by m by the norm that we have just defined. तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? That means norm of xk plus m minus xk plus 1 plus m is less than 1 by 2 to the power k for every k. And this means that इसको एक साथ क्लब कर देते हैं, xk minus xk plus 1, right? इसको लिख सकते हैं xk minus sk plus 1 plus capital M. तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? Okay, let me write like this thing. This plus m is less than 1 upon 2 to the power k for every k. और इस नॉर्म की डेफिनेशन क्या है? इन्फिमम. सो दिस इज इन्फिमम ऑफ xk minus xk plus 1 plus m, where m belongs to capital M. This thing is less than 1 upon 2 to the power k. Of course, don't forget that k is varying from this thing, right? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इन्फिमम जो है इससे कम है. इसका मतलब कोई ना कोई आपको एक m मिल जाएगा. सो 10, ये भी इंपॉर्टेंट है, 10 फॉर each k, for each k, not, I'm sorry, गलत लिख दिया. for each k तो 1 से लेकर अनंत तक जा रहा है, right? for each k there exists some m such that xk minus xk plus 1 plus m is less than. क्यों? अगर ऐसा कोई भी m नहीं मिलता, अगर सभी m के लिए ये इसे ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाता, तो इनका इन्फिमम जो है इससे कम नहीं हो सकता था. फिर रिपीट करते हैं, अगर सभी m के लिए
इसकी वैल्यू 1/2/k से बड़ी या बराबर होती तो इनका इन्फॉर्म क्या होता है? इन्फॉर्म जो है या तो 1/2k होता है या बराबर होता है, इससे स्ट्रिक्टली कम नहीं हो सकता था। तो स्ट्रिक्टली कम है, उसकी वजह से आपको ऐसा एक m मिलने की गारंटी है विच विल सेटिस्फाई दिस थिंग। एंड दिस m विल डिपेंड ऑन दिस k। कौन सा k लिया? हो सकता है 1 के लिए कुछ और m मिले, 2 के लिए कुछ और m मिले, ये ध्यान में रखना है। यू विल गेट दिस थिंग, यू विल गेट दिस थिंग, राइट? यू विल गेट दिस थिंग, राइट? सो once again ये कैपिटल M का एलिमेंट है, और कैपिटल M के किसी भी एलिमेंट को अगर हम चाहें, अगर हमारी जरूरत हो, आई कैन राइट एज सम ऑफ टू एलिमेंट्स या difference of two elements. I can write m as m minus 0 also. I can write m as m dash minus, जैसे मान लीजिए हमारा ये हमारा जो m जो है, मान लीजिए हमारा n जो है वो वेक्टर स्पेस R होता, राइट? वेक्टर स्पेस R होता, उसको हम सब स्पेस ले लेते, और मान लीजिए सब स्पेस का एलिमेंट m बराबर मान लीजिए 7 के होता, तो 7 को I can write as 9 minus 2 also. 7 को I can write as 7 minus 0 also. 7 को I can write as 11 minus कितना घटाएंगे 4 also. So कहने की बात है कि each m can also be written as the difference of two elements of m. So by doing that और उसके बाद हम बंद कर देंगे आज, फिर कल स्टार्ट करेंगे। Now note that since each m can be expressed as m is equal to m dash minus m double dash, where m dash m double dash belong to m, I will write this m in that form. So what I'll do, ये जो हमने लिखा हुआ है स्टार, ये जो स्टार लिखा हुआ है, स्टार can be written as what? xk minus xk plus 1 plus m dash minus m double dash less than equal to 1/2k, or as xk plus m dash minus xk plus 1 plus m double dash less than 1/2 to the power k, राइट? तो यहां तक हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, बिकॉज ये खत्म नहीं हो पाएगा, अभी खत्म नहीं हो पाएगा। बट यू रिमेंबर कि हमने n को कंप्लीट पाना, हमको दिखाना है कि n/l इज कंप्लीट, तो कोई कोशिश सीक्वेंस लें, कन्वर्ज करना दिखाना चाहते हैं, तो कोशिश सीक्वेंस ली हमने, और चूंकि कोशिश सीक्वेंस है तो खोशी वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए हमने ये नोट किया कि आई कैन एक्सट्रैक्ट ए सब सीक्वेंस ऑफ दिस थिंग जिसके सक्सेसिव एलिमेंट्स आर आर्बिट्रेरी क्लोज। इन पर्टिकुलर xk plus m और xk plus 1 plus m के बीच की दूरी 1/2 to the power k से छोटी होगी फॉर एवरी k, और इसी को बढ़ाते बढ़ाते देन वी फाउंड दैट फॉर एवरी k आई कैन फाइंड m dash and m double dash such that xk plus m dash minus xk plus 1 plus m double dash का norm is less than 1/2k। तो यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं, right? And from this point onward I will resume tomorrow, ठीक है? So you can leave now. इसका वो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ओके, थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. थैंक यू।